हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज की क्लास में हम झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी जीवन शैली, उनके कल्चर के बारे में अच्छे से समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं क्लास के लास्ट में। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। नागवंशी शासन व्यवस्था पहले समझेंगे कि नागवंशी कौन थे। ठीक है, तो नागवंशी एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है, कौन थे? तो नागवंशी जो हैं वो प्राचीन नागवंश थे। ठीक है, नागवंशी, और जिसने झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र पर कई शताब्दी तक शासन किया था। ठीक है, इन्होंने जो नागवंशी शासन थे वो बहुत टाइम तक शासन भी किया। माना जाता है कि इस वंश की स्थापना जो है लगभग पहली शताब्दी में फनी मुकुट रॉय द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? फनी मुकुट रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, नागवंशी शासन में राजा जो होता है सर्वोच्च शासक होता था। ठीक है, राज्य की सारी प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां उसी के हाथ में होती थी। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने जनजातीय परंपराओं को खत्म नहीं किया बल्कि उसे अपनाया। जैसे जनजातीय परंपरा वगैरह, पढ़ा पंचायत वगैरह ये सब था ना, उसे वो उन्होंने समाप्त नहीं किया, उसे अपनाया और उसे बढ़ावा भी दिया। ठीक है, तो स्थानीय प्रशासन की एक पंचायत जैसी व्यवस्था होती थी। ठीक है, पंचायत जैसी व्यवस्था होती थी स्थानीय लेवल पे। ठीक है, तो जो कि गांव और क्षेत्र स्तर पर न्याय, प्रशासन और सामाजिक नियमों को संभालता था, जिसमें अधिकारी भी डिप्यूट किया जाता था। जैसे कि ग्राम स्तर पे होते थे मुंडा। मैं अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ, रुक जाइए। ग्राम स्तर पे होते थे मुंडा। ठीक है, जिसका संचालन जो करते थे। फिर उसके बाद होता था पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ा के जो संचालन करते थे, उसके जो मुखिया होते थे, मेन जो होते थे, वो थे मानकी। पढ़ा के हेड जो थे वो मानकी थे। फिर उसके बाद होता था नागवंशी राजा होता था। ठीक है, नागवंशी राजा, और यही सबसे मेन होता था ग्राम स्तर पे। ठीक है, और ग्राम स्तरीय अधिकारी जो मेन हुए, महतो हुए, भंडारी हुए और भंडारिक होते थे। ठीक है, तो महतो का काम क्या होता था? जैसे यहाँ पे देखते हैं, महतो ये ग्राम स्तर पे। ठीक है, जो मैं अभी बता रही हूँ वो ग्राम स्तर पे। ठीक है ना, ग्राम स्तर पे महतो होता था। तो महतो का क्या काम होता था? ग्राम का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता था गांव का। भंडारी जो होता था, ये भंडारी का काम क्या था? अन्न भंडारण का कार्य था, मतलब अन्न वगैरह जो अनाज होते हैं उसको भंडार करना। और भंडारिक जो होता है वो पहरेदार होता था। एग्जाम में पूछ सकता है भंडारिक का और भंडारी का काम क्या है। ये भंडारिक हुआ, तो इसका क्या काम होता था? तो ये पहरेदार होता था। ठीक है, तो फिर पढ़ा स्तरीय पे अधिकारी जो हुए, रुक जाइए यहाँ पे मैं समझाती हूँ। यहाँ पे पढ़ा पढ़ा जैसे होता था। ठीक है, यहाँ पढ़ा स्तर पे जो अधिकारी कौन कौन हुए? तो एक हुआ भुइहर। ठीक है, भुइहर हुआ, फिर जागीरदार हुआ, जागीरदार हुआ, और फिर हुआ पाहन। ठीक है, ये मैं पढ़ा स्तर पे बता रही हूँ। ठीक है, पढ़ा स्तर आप माइंड में रखिएगा कि पहले ग्राम स्तर होता था, फिर पढ़ा होता था, फिर नागवंशी राजा होते थे। तो गांव जो होते हैं उसको कई गांवों को मिलाकर पढ़ा बनता है। उसी का मैं बता रही हूँ पढ़ा स्तर पे कौन कौन अधिकारी होते हैं। तो भुइहर का काम, फिर जागीरदार होता था, पाहन होता था। पाहन जो होता है वो धार्मिक कार्यों को वो करता था, संचालन करता था। ठीक है, फिर होता है कि नागवंशी जो राजा हुए वो तो ऊपर लेवल पे हो गए, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए। ठीक है, नागवंशी राजा की सहायता के लिए। ठीक है, तो नागवंशी राजा जो है ऊपर लेवल पे है, तो उनको किसी का हेल्प का जरूरत होगा तो उनकी सहायता के लिए एक होते थे कुंवर। पहला हो गया कुंवर, हो गया दूसरा हो गया लाल, हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया ठाकुर, चौथा हो गया दीवान, पांचवा हो गया कोतवाल, और छठा हो गया पांडे। ठीक है, तो दीवान जो होता था वित्तीय कार्यभार को संभालता था। ठीक है, कोतवाल सुरक्षा का उत्तरदायी रखता था। पांडे जो था वो राजा के निर्णय के मौखिक तौर पर जनता को, मतलब जनता के तक पहुंचाने का काम किसका होता था? तो होता था पांडे का काम। ठीक है, तो उसके बाद फिर कुंवर, ये सबके जो है ना अलग अलग काम बांटे हुए थे। ठीक है, तो नागवंशी जो कार्यकाल है उसमें मुगल का हस्तक्षेप होना स्टार्ट हुआ। फिर आगे चल के नागवंशी जो ये है, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी नोट कर रखे हैं ताकि आपके छूटे नहीं। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ लगभग 64 ईस्वी में माना जाता है। इसके प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे, ये मैंने बताया पीछे। उन्होंने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। ये शासनकाल गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बाद विकसित हुआ था और नागवंशी शासकों ने पूर्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए
इसे अधिक संगठित बनाया, मतलब अच्छे से जोड़ के रखने के लिए और वो अच्छे से संचालन करने के लिए, अच्छे से चले और उसके लिए और अच्छे से तरीके से उसमें चेंजेस किए, बदलाव किए। उनके शासनकाल में भूमि व्यवस्था, कर व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से चलती थी, बहुत अच्छे से चलती थी, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, मुगल काल स्टार्ट हुआ, मतलब इससे पहले कभी भी नागवंशी कार्यकाल में मुगल का हस्तक्षेप कभी भी नहीं हुआ, इंटरफेरेंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में मुगलों के आक्रमण से नागवंशी शासक में बदलाव आया। क्या बदलाव आया भाई, और कैसे बदलाव आया? तो क्या हुआ ना कि छोटा नागपुर खास था, ठीक है, छोटा नागपुर खास, ठीक है, के राजा कौन थे? छोटा नागपुर खास के राजा थे पहले मधुसूदन, नहीं, मधुकरण शाह, ठीक है। कौन थे? मधुकरण शाह, ठीक है, ये राजा थे। कब की बात है ये? तो ये बात है आपके 1585 की बात है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है कि जो अकबर होते हैं, अकबर के सेनापति शाहबाज खान जो होते हैं, शाहबाज खान खम्बू ने आक्रमण किया किस पे? तो मधुकरण शाह पे, छोटा नागपुर खास पे आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि मधुकरण शाह के हार के बाद झारखंड में नजराना शुरू हो गया। 1985 की बात कर रही हूँ मैं। इसी टाइम में आक्रमण किया गया जिसमें हार गए मधुकरण शाह, और उसके बाद नजराना या मालगुजारी स्टार्ट हो गया, जिसको नियमित टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 17वीं सदी में मुगलों के आक्रमण से नागवंशी शासक में बदलाव आया। मुगल शासक नागवंशी राजाओं ने नजराना कर लेने लगे, ये लोग कर लेना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे ये नियमित कर बन गया, जिसे मालगुजारी भी कहा जाता है, ठीक है। शुरुआत में आम जनता से कर नहीं लिया जाता था, पहले आम जनता से कर नहीं लिया जाता था, इसलिए पूरे राज्य का भार राजा पर पड़ता था। पहले राजा ही सारा कर भरता था। जब भी मतलब मुगल वाले जो लोग हैं नागवंशी राजाओं से कर वसूलते थे, तो उस टाइम में आम जनता से कर नहीं वसूला जाता था, राजा खुद से ही कर दिया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाल को 12 वर्षों के लिए ग्वालियर किले में कैद रखा, ठीक है, 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 साल के लिए नियमित टैक्स भरने के लिए, ठीक है, वो मतलब कैद रखा था। जहांगीर के आदेश पर इब्राहिम द्वारा क्या है, गिरफ्तार भी किया गया था, ठीक है, इनको, ठीक है, 1615 ईस्वी में। फिर हुआ कि ग्वालियर के किले में कैद रखा क्योंकि वे नियमित कर नहीं दे पाए थे, कि नियमित कर नहीं देने के कारण उनको कैद कर लिया। बाद में रिहा किया गया उनको। कब रिहा किया गया यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो 1600, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस डिटेल में कभी पूछे जाते हैं। 1627 में उन्हें रिहा किया गया, ठीक है, और 6,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया गया, ठीक है। 6,000 मतलब साल में 6,000, उस टाइम में जब की बात है ये 6,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, ठीक है। तो देना स्वीकार किया। कर का बोझ कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने जनता से कर वसूलना शुरू कर दिया। तो पहले तो जनता से कर वसूला नहीं जाता था, खुद ही से दिया जाता था, फिर बीच में वो दे नहीं सके, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो इसीलिए उन्होंने जो आम लोग हैं उनसे कर वसूलना शुरू कर दिया, ठीक है। नागवंशी शासनकाल के जागीरदार जो है या प्रथा जो है वो उसी टाइम से चालू हुआ, ठीक है। और ये जिम्मेदारी पढ़ा प्रमुख मानकी को दी गई। पढ़ा के जो प्रमुख थे उसको दी गई ये जिम्मेदारी मानकी को कर वसूलने के लिए, ठीक है। इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूंइहर कहा जाने लगा, ठीक है। ये जो कर वसूलने आते थे मानकी, उनको भूंइहर कहा जाने लगा नागवंशी शासनकाल में, ठीक है। 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, ठीक है। किसका? अंग्रेजों का। फिर मुगल बादशाह शाह आलम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया, ठीक है। फिर देखते बाद में कर वसूली के लिए अलग से जागीरदार नियुक्त किए गए, ठीक है, अलग से नियुक्त किया गया सिर्फ कर वसूलने के लिए। की वसूली के लिए कौन था? तो जागीरदार को नियुक्त किया गया। वे मुगल बादशाह की मांग पर ही कर लेते थे। यह अनियमित कर को नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछ सकता है नजराना या पेशकश किसको कहा जाता था? तो अनियमित कर को, ठीक है। किसको? यहाँ पे सॉरी, अनियमित कर को नजराना या पेशकश कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, ठीक है। और मुगल बादशाह जो है शाह आलम अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई, ठीक है। और 1775 में 1775 हुआ, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ, 1775 में छोटा नागपुर में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया SG हिटली को, अंग्रेज द्वारा, ठीक है, SG हिटली को अंग्रेजों द्वारा ये नियुक्त किया गया। फिर क्या हुआ? 1793 आया, ठीक है। 1793 में छोटा नागपुर में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त ये पूछ सकता है कब लागू हुआ, तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया, ठीक है। इसी बहाने सभी शासकों को जमींदारी में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब जमींदारी भी मिल गई इसी बहाने
सारे ये शासकों को, ठीक है। ये तो जमींदारी का भी पूछ सकते, जमींदारी कब लागू हुआ, तो 1793 में जमींदारी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त तो किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। नागवंश शासनकाल का अंत हो गया, इसी के बाद फिर नागवंश शासनकाल का अंत हो गया। और पहले जो गैर आदिवासी शासक थे फनी मुकुट राय, जो मतलब फनी मुकुट राय थे, वो पहले गैर आदिवासी थे, पहले गैर आदिवासी शासक। पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले जो ये गैर आदिवासी शासक कौन थे, तो फनी मुकुट राय। नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता था किसको? तो फनी मुकुट रॉय को, ठीक है। फनी मुकुट रॉय को पहले गैर आदिवासी शासक कहा जाता था और नागवंश का आदि पुरुष भी। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फनी मुकुट रॉय को पुंडरिक नाग या तक्षनाग मतलब ये जो थे तक्षनाग जाति वगैरह, माता इनके पिता पुंडरिक नाग थे, माता पार्वती थी, पत्नी पंचेत के राजपूत घराने की थी, ठीक है। तो चलिए फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये सब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे 1773 ईस्वी में छोटानागपुर में कलेक्टर नियुक्त किया गया ताकि कर व्यवस्था नियमित हो सके। अभी मैंने बताया था इससे पहले किसको नियुक्त किया गया था 1773 में, तो 1700 ये एस.जी. हिटली जो थे वो यहाँ पे नियुक्त किया गया था। 1780 में छोटानागपुर खास रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया था, ठीक है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया और नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया, ठीक है। ये मैंने पीछे बता दिया है। परिणाम, पारंपरिक नागवंश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई, ठीक है। चलिए फिर और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लगा रखे हैं, आप देख लीजिए। नागवंशी प्रशासनिक संरचना, नागवंशी शासन में 3 स्तरीय विभाजित थे। ग्राम स्तर में ये थे, महतो गांव का प्रमुख होता था, भंडारी खेती अनाज को भंडारण करता था, मैंने पहले बता दिया। पट्टी या परगना स्तर पर मुखिया जो होता था जनता से मालगुजारी वसूलना, न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। वाहन धार्मिक कार्यों को संचालन करता था। राज्य स्तर पर कौन थे? महाराज पद का नाम है, मतलब राज्य स्तर पर सबसे ऊंचा राजा ही होता था। दीवान राज्य का वित्तीय प्रमुख होता था। पांडे जो था राजा के आदेश को जनता तक पहुंचाता था, ठीक है। आगे देखते हैं नागवंशी शासक की शुरुआत और प्रथम शासक, मुगल काल के प्रभाव और मालगुजारी व्यवस्था, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये मैं पॉइंट अलग अलग से कर दी हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं। काल के प्रभाव और मालगुजारी व्यवस्था ये सब पढ़ा। दुर्जनशाल की घटना, अंग्रेजी शासन के कारण हुए परिवर्तन, प्रशासनिक पदों का स्तरवार ढांचा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मैंने बताया था कि लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? आंसर कीजिएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो कौन थे? फनी मुकुट रॉय, सभी को पता है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर या नजराना को क्या कहा जाता था? आंसर कीजिएगा, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो मालगुजारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो भूईहर, ठीक है। क्यों भूईहर भाई, क्यों बोला जाता था? क्योंकि उनको वो कर वसूलना शुरू किए थे, तो उनको नागवंशी शासन में भूईहर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ कब? नागवंशी शासन की व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? तो प्रथम शताब्दी में ही स्टार्ट हो गई थी नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? आंसर कीजिएगा। तो मांझी परगना शासन के बाद? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ढोकलो शोहर नहीं, अभी तो हमने एक ही पढ़ा है बस। पढ़ा पंचायत, अभी तो पढ़ा ही नहीं है। तो मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, इसी को पढ़ा है, इसके बाद फिर हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नागवंशी शासक फनी मुकुट रॉय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप सबको पता है किसको बनाया था, तो सुतेम्बे को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किससे प्रदान की गई थी? आंसर कीजिएगा, किससे प्रदान की गई थी? तो मानकी को की गई थी, और इनको भूईहर भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नियमित मालगुजारी न देने के कारण